आज हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। ठीक है, आईसीबीएन कंप्लीट हो गया, हर्बेरियम, टूल्स, सारे लिटरेचर वगैरह सारा टेक्सोनॉमी का हो गया। अब हम शुरू करते हैं वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपके कोर्स में दो हैं, बेंथम एंड हुकर का वर्गीकरण है और एंगलर और प्रांटल का वर्गीकरण आपके कोर्स में है। तो हम पहले आपको बताएंगे कि वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं। शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है। वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। 3 प्रकार के वर्गीकरण होते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल वर्गीकरण वो होता है जहाँ पे हम सिर्फ अपनी आँखों से जो जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कैसा फूल है, छोटा है, बड़ा है, प्लांट की हाइट कितनी है, झाड़ी है, श्रब है या पेड़ है, हर्ब है, श्रब है या ट्री है, कांटे हैं या नहीं है, ट्रेंडिल्स हैं या नहीं है, फूल बड़ा है, छोटा है, पंखुड़ियाँ कितनी हैं, मतलब अपनी आँखों से जो अपन देख सकते हैं वो सारे कैरेक्टर्स जो प्लांट में नज़र आते हैं उनके आधार पर किया गया वर्गीकरण आर्टिफिशियल वर्गीकरण कहलाता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहलाता है। ये एक प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन है क्योंकि इसके आधार पर हम सही वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। उससे एडवांस है नेचुरल वर्गीकरण। नेचुरल वर्गीकरण जो है, नेचुरल क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन जो आपके कोर्स में है वो एक नेचुरल क्लासिफिकेशन है। नेचुरल क्लासिफिकेशन में माइक्रोस्कोप का रोल आ जाता है। माइक्रोस्कोप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसके वजह से हम अंदर की स्थिति भी जान सकते हैं प्लांट की। प्लांट कैसा है, कितने पेटल्स हैं, कितने सेपल्स हैं, पेटल्स फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं, सेपल्स फ्यूज्ड हैं या फिर फ्री हैं। इसके अलावा स्टेमन्स की संख्या कितनी है, स्टेमन्स जुड़े हुए हैं या फ्री हैं, ओवरी की पोजीशन क्या है, ओवरी नीचे है या ऊपर है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, उसका ट्रांसफर सेक्शन देखने से कैसा लगता है, पुष्प ज़ाइगोमॉर्फिक है या एक्टिनोमॉर्फिक है। ये कैरेक्टर्स जो इंटरनल कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं प्लांट के, तो वो बन जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे एडवांस है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में जब प्लांट्स का वर्गीकरण किया जाता है तो प्लांट्स का केवल बाहर के लक्षण यानी मॉर्फोलॉजी या अंदर के लक्षण एनाटॉमी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। प्लांट्स के एनाटॉमी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, वो इकोलॉजी क्या है, फाइलोजेनी क्या है यानी कहाँ से डेवलप होकर के ये यहाँ तक पहुँचा है, किससे कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, उन्नत हुआ है, और बहुत सारी शाखाएं मिला करके जब कैरेक्टर्स निकालते हैं किसी प्लांट के, उसके बाद जो मिलते जुलते कैरेक्टर्स आते हैं वो सारे कैरेक्टर्स के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो वो वर्गीकरण कहलाता है फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। जो एंगलर और प्रांटल का वर्गीकरण पढ़ोगे वो एक फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण है। आज मैं आपको बताऊंगी बेंथम एंड हुकर का वर्गीकरण। 1862 से 1883 लगभग 21 साल लगे थे इस वर्गीकरण को बनाने में, क्लासिफिकेशन को बनाने में 21 ईयर्स लगे थे। बेंथम का नाम है जॉर्ज बेंथम एंड हुकर का नाम है जोसेफ डाल्टन हुकर। ये दोनों इन्होंने काम किया 20 साल तक। जोसेफ डाल्टन हुकर 20 साल तक इंग्लैंड के क्यू बोटेनिकल गार्डन के डायरेक्टर थे। कहाँ के? क्यू, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू, मैंने बताया था जब मैं हर्बेरियम करा रही थी, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू, वहाँ के वो डायरेक्टर रह चुके हैं 20 साल तक। तो बोटेनिकल गार्डन में चूँकि बहुत सारे प्लांट्स को उगाया जाता है कंट्रोल्ड कंडीशंस में, तो उन्होंने 20 साल तक बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू में प्लांट्स का अध्ययन किया और सेम कैरेक्टर वाले प्लांट को एक साथ रख करके फिर उन्होंने जो वर्गीकरण किया जिसको हम बोलते हैं बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन, जो कि एक नेचुरल वर्गीकरण है, उसको उन्होंने अपनी एक पुस्तक में पूरा क्रमबद्ध किया, सूचीबद्ध किया, पूरा प्रकाशित किया। उस पुस्तक का नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी पुस्तक है? बेंथम एंड हुकर ने अपना वर्गीकरण पूरा दिया है, जेनेरा प्लैनेटेरम।
जेनेरा प्लैनेटैरम उनकी जो पुस्तक थी, जिसके अंदर उन्होंने अपने वर्गीकरण का विस्तृत वर्णन किया है, उसमें कुल पूरे एंजियोस्पर्म्स को, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स को उन्होंने, और उसमें साथ में उन्होंने जिम्नोस्पर्म्स भी डाले हैं, तो 202 फैमिलीज में उन्होंने उनको विभाजित किया है। टोटल 202 फैमिलीज का वर्गीकरण बेंथम एंड हुकर ने दिया। अब हम पढ़ते हैं इनका वर्गीकरण कैसा है। ठीक है, देखिए इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है इस वर्गीकरण को, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा है। अभी मैं दोबारा इसको मिटा के बताऊंगी आपको। दूसरा, सबसे पहले बेंथम एंड हुकर ने सारे प्लांट्स जिनके अंदर बीज बनते हैं उनको बोलते हैं फेनेरोगैम्स। सारे सीड प्लांट्स को जिनमें बीज बनता है उनको एक ग्रुप के अंदर रखा, उस ग्रुप का नाम था फेनेरोगैम्स। आप ये कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और इसको बनाइए अच्छे तरीके से। उसके बाद में मेरा वीडियो शुरू करिएगा। कॉपी का बीच का पेज लीजिए जो पूरा बड़ा होगा, या अलग से आप एक चार्ट पेपर ले लीजिए जिसके ऊपर इस वर्गीकरण को आप पूरा एक पेज पे ही बनाएंगे। मैं तो अलग अलग लिख के दिखाऊंगी क्योंकि पॉसिबल नहीं है पूरे पे बनाना, आप पूरा एक पे बनाएंगे। पहले रफ बना लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको पेयर करिएगा। सारे सीडेड प्लांट्स को बेंथम एंड हुकर ने फेनेरोगैम्स के अंदर रखा। ग्रुप का नाम था फेनेरोगैम्स। इस फेनेरोगैम को उन्होंने 3 सब ग्रुप में विभाजित किया। 3 सब ग्रुप क्या थे? पहला सब ग्रुप था डाइकोटिलीडन्स, दूसरा था जिम्नोस्पर्मे और तीसरा था मोनोकोटिलीडन्स। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें हम क्रम नहीं बदलेंगे कि आप जिम्नोस्पर्म मोनोकॉट को उधर रख दो, डाइकॉट को इधर रख दो। बिल्कुल क्रम नहीं चेंज होगा, और ऊपर से नीचे जो ऑर्डर्स भी लिखे जाएंगे उनका क्रम भी नहीं चेंज होना है। जो पहले लिखा जाता है वो प्रिमिटिव होता है, जो बाद में लिखा जाता है वो एडवांस्ड होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि लास्ट वाले को पहले लिख दिया कि मेरे को तो 10 ऑर्डर लाइन से याद नहीं है, मैं कोई भी 10 याद कर लेता हूँ उसको कहीं भी लिख दूँ, ऐसा नहीं है। क्रम नहीं, सीरीज नहीं चेंज होनी है, सीरियल नंबर किसी का चेंज नहीं करना, ना क्लास का, ना सीरीज का, ना ऑर्डर का, फैमिलीज का कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने फेनेरोगैम्स को 3 ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में विभाजित किया। पहला डाइकोटिलीडन्स, दूसरा जिम्नोस्पर्म, तीसरा मोनोकोटिलीडन्स। ठीक है, अब डाइकोटिलीडन्स काफ़ी बड़ा है, उसको मैं वापस मिटा के करूँगी। जिम्नोस्पर्म मोनोकॉट यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म को सबसे पहले एक चीज़ और याद रखिए कि इस पूरे वर्गीकरण के इस आउटलाइन से ही पता चल जाता है कि इस वर्गीकरण की कमियां क्या हैं और इसकी खूबियां क्या हैं। ठीक है, सबसे पहली कमी आपको देखिए कि डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में इन्होंने जिम्नोस्पर्म को रखा, जबकि जिम्नोस्पर्म तो डाइकॉट से प्रिमिटिव हैं। और मैंने जो प्रिमिटिव और एडवांस्ड कैरेक्टर्स जो मैंने आपको करवाए थे उसमें आपको सारे याद करने हैं। उसके हिसाब से मोनोकॉट्स एडवांस्ड होते हैं और डाइकॉट्स प्रिमिटिव होते हैं, तो इसलिए डाइकॉट्स पहले रखे हैं, मोनोकॉट्स बाद में रखा है। ये तो बहुत अच्छी है, ये तो इसकी एक खूबी है इस वर्गीकरण की कि मोनोकॉट्स को एडवांस्ड माना है, डाइकॉट को प्रिमिटिव माना है क्योंकि पहले। लेकिन पहली कमी ये है कि जिम्नोस्पर्म को बीच में रख दिया, ये कमी है इस वर्गीकरण। चलिए, अब जिम्नोस्पर्म को उन्होंने 3 फैमिलीज में विभाजित किया है। बेंथम एंड हुकर ने जिम्नोस्पर्मी को 3 फैमिलीज में विभाजित किया, साइकडेसी, कोनिफरेसी, नीटेसी। लिख लीजिए साइकडेसी, कोनिफरेसी, नीटेसी, ये 3 फैमिलीज में विभाजित किया है जिम्नोस्पर्मी को। मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ ताकि आप लिख सकें। फिर आता है लास्ट में जो सबसे एडवांस्ड उन्होंने बताया है वो मोनोकोटिलीडन्स। इन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट से एडवांस माना है, तभी तो बाद में रखा है, ये इनकी कमी है। लेकिन मोनोकॉट्स को सबसे लास्ट में रखा है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है, ये इनकी खूबी है वर्गीकरण की। ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है, मोनोकॉट्स वास्तव में एडवांस्ड होते हैं। मोनोकोटिलीडन्स को 7 सीरीज में विभाजित किया है, और ये 7 सीरीज हैं, आप नाम लिखते जाइए। मोनोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनेरी, कैलिसिनी, न्यूडीफ्लोरी, एपोकार्पी, ग्लूमेसी। आपको दिख रहा है, मैं पहले से फिर से वापस से बोल रही हूँ। माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनेरी, कैलिसिनी, न्यूडीफ्लोरी, एपोकार्पी और लास्ट में ग्लूमेसी।
ये ग्लूमेसी जो सीरीज है इसके अंदर ही कोई सी फैमिली आती है, जो खाद्यान्न की फैमिली है, ग्रामिनी फैमिली इसमें आती है। अब आप देख लीजिए इस पूरे वर्गीकरण में सबसे ज़्यादा एडवांस मोनोकॉट्स हो गए, और मोनोकॉट्स की सीरीज में सबसे ज़्यादा एडवांस ये सबसे लास्ट वाली सीरीज है, क्योंकि लास्ट वाली को एडवांस माना जाता है, पहली वाली को प्रिमिटिव। तो ग्लूमेसी सबसे एडवांस फैमिली है, और जिसमें कौन सी फैमिली आती है, ग्लूमेसी सबसे एडवांस सीरीज है जिसमें आती है पोएसी। तो पोएसी को सबसे एडवांस्ड माना है, यानी खाद्यान्न वाली फैमिली सबसे एडवांस्ड मानी गई है। तो जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट्स को मैंने यहाँ पे करा दिया आपको, इसको और इनका विभाजन और नहीं किया है। सारा पूरा वर्गीकरण में जो विभाजन हुआ है वो हुआ है डाइकॉट्स में। डाइकॉट्स में क्या किया है, ये जो डाइकोटिलीडन ग्रुप है इसको उन्होंने पहले तो 3 क्लासेस में विभाजित किया। 3 क्लासेस किसके आधार पे, देखो नाम से ही पता चल जाएगा। पहली क्लास है पॉलीपेटली, दूसरी है गैमोपेटली, तीसरी है मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटली का मतलब है पेटल्स जिसमें फ्री होते हैं, और फ्री पेटल्स मैंने बताया था प्रिमिटिव कैरेक्टर। गैमोपेटली जिसमें पेटल्स फ्यूज्ड रहते हैं, और फ्यूज्ड पेटल क्या है, एडवांस्ड कैरेक्टर है। तो देखो पॉलीपेटली के बाद रखा है गैमोपेटली को। तीसरी जो क्लास है वो है मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी का मतलब है जिसमें ये एक ही पार्ट होगा, या कैलेक्स होगा या करोला होगा, या फिर दोनों एक जैसे होंगे, पेरियांथ होगा। मोनोक्लेमाइडी या तो पेरियांथ होगा या कैलेक्स होगा या करोला होगा। पेरियांथ का मतलब कैलेक्स करोला में कोई अंतर नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस फैमिली हो गई, क्योंकि उसके फैमिली सॉरी क्लास हो गई, सबसे ज़्यादा एडवांस क्लास हो गई। अब इन्होंने पॉलीपेटली को 3 सीरीज में विभाजित किया है, गैमोपेटली को भी 3 सीरीज में विभाजित किया है, मोनोक्लेमाइडी को 8 सीरीज में विभाजित किया है, और इन सब सीरीज को फिर वापस ऑर्डर्स में विभाजित किया है, और फिर ऑर्डर्स के अंदर आती है फैमिलीज। आपको ऑर्डर तक पूरा वर्गीकरण करना है। कुल इस पूरे वर्गीकरण में, बैंथा मयूकर के इस पूरे वर्गीकरण में कुल सबको मिला के, डाइकॉट्स को मिला करके, जिम्नोस्पर्म्स को मिला के और मोनोकॉट्स को मिला के कुल 21 सीरीज है। लिख लीजिए आप, 21 सीरीज है, 25 ऑर्डर है और 202 फैमिलीज हैं। टोटल इस वर्गीकरण में 21 सीरीज हैं, 25 ऑर्डर हैं और 202 फैमिलीज हैं। हमने जिम्नोस्पर्म मोनोकॉट्स यहाँ पे बता दिया है। डाइकोटिलीडन्स जो इन्होंने पहला सब ग्रुप है उसको 3 क्लास में विभाजित किया, किसके आधार पे, पेटल्स जुड़े हैं या फ्यूज्ड हैं और हैं भी या नहीं है। तो पहली क्लास है पॉलीपेटली, दूसरी है गैमोपेटली, तीसरी है मोनोक्लेमाइडी। अब हम तीनों क्लासेस को मैं सेपरेट से अलग से आपको बताऊंगी डिटेल में, एक एक क्लास का वर्गीकरण कि फिर कौन सी सीरीज़ है और कौन से ऑर्डर हैं।